गुड मॉर्निंग 10th क्लास। पायल हेयर, योर साइंस टीचर। अभी हमने आपका लास्ट 14 चैप्टर कंप्लीट किया है जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी था। नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट का क्या मतलब है बच्चों? हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट ऑफन बिंग यूज्ड ऑन द टेलीविज़न, इन न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस। आपने हर बार मतलब सुना होगा, लोगों को एनवायरनमेंट बोलते, एटमॉस्फेयर बोलते, न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह सुना देखा है। आवर एल्डर्स टेल अस दैट द इन्वायरमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। अदर्स से दैट वी शुड वर्क इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल समिट्स इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हर्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। क्या कह रहे हैं हमारे बड़े लोग हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट पहले होता था ना बच्चों, ऐसा आज नहीं है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेट हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था, इतने ऑटोमोबाइल्स नहीं होते थे, इतने व्हीकल्स नहीं होते थे, तो इतना पोल्यूशन नहीं होता था। ना एयर पोल्यूशन होता था, ना साउंड पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन, कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि ये सब पोल्यूशन एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है ना। तो इसको लेके अभी भी बहुत जगह क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, आज यहाँ बैठक हुई, आज यहाँ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या टॉपिक था कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, पोल्यूशन क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वायरमेंट क्यों साफ़ नहीं हो पा रहा, या इतनी ज़्यादा मतलब पॉइजनस गैसेस क्यों एटमॉस्फेयर में, जिनसे हमें बीमारियां हो रही हैं। जैसे अभी सबने सुना होगा कि 5G रेडिएशंस आ रही हैं, उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और भी कुछ बीमारियां हो रही हैं। तो इन सब पे टाइम टू टाइम अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होता है, ये सब मीटिंग्स होती रहती हैं कि हम कैसे अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ वेरियस फैक्टर इन द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ वी इम्पैक्ट इन द इन्वायरमेंट इन सेपरेट बायोकेमिकल साइकिल्स एंड हाउ वी इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। ये बोले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग फैक्टर इन्वायरमेंट में आपस में रिएक्शन करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। क्लास 9 वी सी हाउ डिफरेंट मटेरियल आर साइकिल्ड इन द इन्वायरमेंट इज सेपरेट बाय जियोकेमिकल साइकिल। अलग अलग साइकिल्स पढ़ते हैं ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा, लाइक हम चीज़ों को बार बार रिसाइकिल करते हैं, रीयूज़ करना सीखते हैं। इन दिस साइकिल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इन साइकिल्स में क्या होता है, जैसे बार बार हम क्या करते हैं, जो भी ये यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनका क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट दिस साइकिल। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारी साइकिल है, मतलब हम लोग हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हम जो काम करते हैं, उनसे हमारा इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट होता है। तो 15.1 टॉपिक है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड अवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। क्या होता है जब आप कूड़ा कचरा या किसी भी तरह का वेस्ट आप इन्वायरमेंट में ऐड करते हो, इन्वायरमेंट में डालते हो। इन अवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। वट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, वट हैपेंस आफ्टर वी थ्रो देम अवे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। रोज की रोज हम क्या करते हैं, बहुत सारा कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं। खा रहे हो आप कोई पैकेट, खाते खाते चल रहे हो, आपने वहीं फेंक दिया। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में, बाई कार, आप हम विंडो से क्या करते हैं, नीचे फेंक देते हैं। या फिर हम जो भी घर में रोज़ सब्जियां बनाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो भी ऐसे फेंक देते हैं। एक रेगुलर वे से नहीं फेंकते हैं कि किस चीज़ को कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कहाँ वो यूज़फुल है, कहाँ नहीं है। जरूरी नहीं है बच्चों वेस्ट कभी यूज़फुल नहीं हो सकता। आपने सुना होगा ना कि रफ वेस्ट से, हम वेस्ट चीज़ों से कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। एक्टिविटी 15.1 देखो बच्चों क्या है, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डे लाइक किचन वेस्ट, स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील, टी लीव्स, मिल्क पैकेट, एम्प्टी कार्टून, वेस्ट पेपर, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, स्ट्रिप्स, बबल पैक, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स एंड ब्रोकन फुटवेयर। अपने घर में जिस तरह का भी वेस्ट मटेरियल है ना, उसको कलेक्ट कर लो। चाहे वो रसोई से निकला हुआ कूड़ा कचरा है, चाहे वो आपके कपड़े हैं, जूते हैं, फटी पुरानी चीज़ें हैं, आपकी दवाइयों की बोतलें हैं, कुछ पट्टियाँ हैं, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, उन सबको इकट्ठा करो। Bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket, flower pot and cover with at least 50 centimeter soil. ये क्या कह रहे हैं, बरी होता है दबाना बच्चों, दफना दो उसको एक खड्डे में आपके स्कूल के पास। अगर इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप इसको किसी बकेट में, किसी बाल्टी में भी डाल सकते हो, उसमें 15 सेंटीमीटर तक मिट्टी डाल दो। कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डे इंटरवल। 15 दिन के गैप के बाद इसको देखो, इसको गीला रखो। कह रहे वट आर द मटेरियल दैट रिमेन अनचेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से ऐसे कौन से मटेरियल है जिन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, 15 दिन के बाद भी कुछ जैसे थे वैसे के वैसे रहे। वट आर द मटेरियल विच चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। वो कौन से मटेरियल है जिनका स्ट्रक्चर या जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज होगी, जैसे पहले थे 15 दिन पहले, अब वैसे नहीं है। ऑफ दिस मटेरियल दैट आर चेंज विच वन चेंज द फास्टेस्ट। जो भी ये मटेरियल चेंज हुआ है, इनमें से सबसे जल्दी फास्ट चेंज कौन हुआ है।
We have seen in the chapter on life process that the food we eat digested by various enzymes in our body. हम लाइफ प्रोसेस 6 चैप्टर बचो, उसमें हम करते हैं जो भी खाना हम खाते हैं ना, कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो उन खानों को डाइजेस्ट करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डजंट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट? ऐसा क्यों होता है जो एंजाइम खाने को पचाने का काम कर रहा है वो एंजाइम सारे खाने को तोड़ने का भी काम करे? बच्चों हर चीज़ का ना काम होता है. स्पेसिफिक का मतलब समझते हो? एक टीचर का काम पढ़ाना है तो वो पढ़ाएगा, इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग है, एक प्लम्बर का काम प्लम्बरिंग करना है. तो जो भी एक स्पेसिफिक होता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हर कोई अपने अपने फील्ड में करता है, राइट. तो हर किसी का क्या होता है अपना अपना. खुद कुम्हार का काम क्या है? घड़े बनाना. तो जिसका जो भी काम होता है ना, अब कोई मोची है वो चपले ठीक करेगा, वो पढ़ाने तो नहीं लग जाएगा ना. तो हर किसी का स्पेसिफिक अपना अपना काम होता है. सिमिलरली जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स क्रिएट होते हैं उनका भी क्या होता है, उनका भी अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है. ठीक है. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस. दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल. अब देखो, अगर आपने क्या किया, आप कोयला खाने लग जाओ, कोयले से आपको एनर्जी मिलेगी क्या बच्चों? नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं है जो कोल को डाइजेस्ट करें या उससे आपको एनर्जी दे. Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down easily by the action of bacteria और other saprophytes. का होता है इसी वजह से, जैसे प्लास्टिक्स है या कोई और चीज़ें हैं वो मतलब डिस्पोजल नहीं हो पाती हैं. बहुत टाइम के बाद भी वो ऐसे की ऐसी रहती है, इन्वायरमेंट पे लंबे टाइम तक रहती हैं. ब्रेकडाउन कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ें उनको तोड़ नहीं पाते हैं. दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड प्रेशर. इन पे हीट और प्रेशर का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, बट अंडर द एम्बियंट कंडीशन फाउंड इन एवर इन्वायरमेंट दिस परसिस्ट फॉर. पर नॉर्मल जो कंडीशंस होते हैं ना, उन पे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ये आपकी ऐसी कैसी रहती हैं बहुत लंबे लंबे सालों तक. सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल. वो सब्सटेंसेस जो सिंपल हमारे एनवायरनमेंट में जो भी साइकिल चलती हैं या जो भी प्रोसेस होती हैं डेली लाइफ में, उनमें टूट जाए उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. हाँ, मैंने होता सब्सटेंसेस जो ब्योरेड वर बायोडिग्रेडेबल. कितने सब्सटेंसेस जो आपने ब्योरे किए थे अभी पीछे वाली टेबल में, वो आपकी पीछे वाली एक्टिविटी में बायोडिग्रेडेबल थी. Substances that are not broken down in this manner are said to be non biodegradable. जो substances broken down ना हो, decompose ना हो, उनको आप बोलते हैं non biodegradable. These substances may be inert. या तो ये inert होते हैं, inert means जो reaction नहीं करते, and simply persist in the environment for a long time. बहुत लंबे टाइम के लिए environment में रह सकते हैं और may harm the various member of the ecosystem. ecosystem में क्या animals and plants सब आते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट बच्चों हम मूव कर रहे हैं एक्टिविटी 15.2 पे. यूज़ द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अपनी लाइब्रेरी में बुक्स देखो या इंटरनेट पे सर्च करो इन दोनों चीज़ों के बारे में. हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन एनवायरमेंट. कितने लंबे टाइम तक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं. दिस डेज न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक्स विच आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल. आज के टाइम में बच्चों ऐसे प्लास्टिक बनने लगे, हम ऐसे बोलते हैं कि प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बहुत जल्दी डीकम्पोज नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में रहता है. बट ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं, ऐसी प्लास्टिक्स भी आ गई जो हम बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल है. फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटेरियल्स एंड वेदर दे डू और डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट. इन चीज़ों के बारे में सर्च करो कि ये सच में एनवायरमेंट को हार्म पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते. आगे बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं. वाई आर सब सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सब नॉट बायोडिग्रेडेबल. ऐसा क्यों होता है कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में वो आएंगे जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में वो आएंगे जो सब्सटेंस डिकम्पोज ना हो. अब कह रहा है गिवन इन 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड इफेक्ट द एनवायरमेंट. ऐसे 2 वेज बताओ कि जिसमें बायोडिग्रेडेबल भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर दो. हम तो ये पढ़ते आए हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल इफेक्ट करता है, बायोडिग्रेडेबल तो सही है इसीलिए ब्रोकन डाउन हो जाता है, डिकम्पोजेबल ऐसा नहीं है बच्चों. बायोडिग्रेडेबल भी जब डिकम्पोज होता है तो वो समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट पड़ता है, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है. या फिर कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें डिकम्पोज होती है तो बहुत ज़्यादा गंदी फोल लाइक स्मेल, मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है. ठीक है. तो उसके बाद गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट द एनवायरमेंट. इसके तो आप बहुत सारे वेज लिख सकते हो बच्चों. लाइक प्लास्टिक है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, कितनी गंदी स्मेल भी आती है, फिर इन्वायरमेंट में बहुत सारी इसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं, डिसीजेज फैल सकती हैं और भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लंबे टाइम से रह रहा है इन्वायरमेंट में. ठीक है. उसके बाद बच्चों हम आगे मूव कर रहे हैं 15.2 टॉपिक पे, जिसका नाम है इकोसिस्टम. व्हाट आर इट कंपोनेंट. इकोसिस्टम क्या है, उसके अंदर कौन कौन आता है. ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर. जो भी हम जीव जंतु हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, हम ह्यूमन बींग्स हैं, या हमारे आसपास जो कुछ भी लोग छोटी मोटी प्रजातियाँ हैं, एक दूसरे में इंटरेक्ट करती हैं और एक बैलेंस बना के रखते हैं. बैलेंस लाइक प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में है ना एक बैलेंस.
हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को हमारे लिए लीव करते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है बच्चों, एक टाइप का बैलेंस ही बना हुआ है ना प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में। तभी तो बोलते हैं ज़्यादा कम से कम पेड़ों को काटो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाओ, ताकि ये जो बैलेंस है वो क्या रहे, बढ़ा रहे। आज के टाइम में क्या है, जनरेशन तो बढ़ती जा रही है बट प्लांट्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो मतलब हमें किस में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, राइट। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जितने भी मतलब जीवित चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ एक्ट करके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट comprising living organism and abiotic component comprising physical factors, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सोil एंड मिनरल्स। तो इकोसिस्टम में हुआ क्या, दो चीज़ों, इसके दो पार्ट्स हो गए बच्चों। बायोटिक मीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बींग्स हैं, जो चीज़ें जीवित है। एंड द नेम एबायोटिक थिंग, ए लग गया आगे, मतलब ए का मतलब ना हो जाती है, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि जीवित चीज़ें नहीं, अजीवित चीज़ें हैं, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल। अब ये कोई चीज़ टेम्परेचर को जीता थोड़ा है, बारिश को जीती थोड़ी है, हवा, मिट्टी और मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल आगे देखो, इफ़ यू विजिट ए गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट। अगर आप कभी किसी गार्डन में जाते हो आपको अलग अलग टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे बच्चों, जैसे ग्रास, ट्रीज, फ्लावर बेरिंग प्लांट लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर। आपको घास फूस देखने को मिलेगा, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे, वो फ्लावर देखने को मिलेंगे जिनके पास प्लांट्स किस टाइप के हैं, रोज़ मतलब गुलाब, गेंदे का फूल, ये सब है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, एंड एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे आपको, लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, एंड अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, आर इफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। सभी जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, लाइक टेम्परेचर, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इनको इफेक्ट करती हैं। सो ये गार्डन भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, इकोसिस्टम का। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जैसे और इकोसिस्टम एग्जाम्पल देखो, फॉरेस्ट, जंगल हो गए, पॉन्ड्स, लेक्स, तालाब हो गए, दिस आर नेचुरल इकोसिस्टम, ये नेचुरल है। जो गार्डन्स हैं या क्रॉप फील्ड है, ये ह्यूमन मेड बोल सकते हो, या आर्टिफिशियल, मतलब जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे गार्डन्स हो गए या खेत हो गए जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं, वो किसने बनाए हैं, वो इंसानों ने बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव करते हैं बच्चों, दैट इज 15.3। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिजाइन एन एक्वेरियम। समझते हो बच्चों, अपने एक्वेरियम कभी ना कभी देखा होगा, बहुत लोग घरों में एक्वेरियम रखते हैं ना, मछलियाँ जिसमें डाल के रखते हैं हम। वट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। क्या सोचना चाहिए जब आप एक्वेरियम को बनाते हो। द फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, इट कुड बी लार्ज जार, वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड। एक फिश को वहाँ पे जिंदा रहने के लिए बच्चों थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, जिसमें वो मूव कर सके, स्विम कर सके, पानी भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, उसको खाना भी चाहिए होता है। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप। ऑक्सीजन हम किसे देते हैं, ऑक्सीजन पंप लगाते हैं, एरेटर बोलते हैं जिसको। एंड फिश फूड हम देते हैं, मार्केट में मिल जाता है ना, वो पाउडर फॉर्म में होता है बच्चों, थोड़े थोड़े टाइम में हम वो पाउडर एक्वेरियम में डालते रहते हैं। If we add a few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. Can you think how this happen? And aquarium is an example of human-made ecosystem. Aquarium को बच्चों human-made ecosystem क्यों बोल रहा है, क्योंकि वैसे कुछ होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, अब इंसान ने बनाया ना एक्वेरियम, तो इंसान ने बनाया, उसमें पानी डाला, उसमें फिश के लिए वो खाना डाल रहा है, ऑक्सीजन लगाई हुई है, तो इंसान ने बनाया। और अगर करें उसमें हम कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी उगा दें और एनिमल्स भी डाल दें, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा। मतलब कि सस्टेन होता है बच्चों, अपने आप ही जीवित रहेंगे, एक दूसरे पे अपने आप डिपेंड रहेंगे अपनी जीविका के लिए। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट, क्या हम छोड़ सकते हैं उसको बनाने के बाद। व्हाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन ए व्हाइल, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम बाद एक्वेरियम की सफाई करती रहनी चाहिए। डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर, वाई और वाई नॉट। क्या जब हम छोटे से एक्वेरियम की जो हम घर में बनाते हैं उसकी हम सोचते हैं कि हमें साफ सफाई करते रहना चाहिए, तो क्या जो भी आप ये पॉन्ड्स बनाते हो या लेक्स, मतलब मैं कह रही हूँ आई मीन तो से बनाते नहीं, जो भी ये तालाब होते हैं, नाले होते हैं, आपके घर के पास छोटी मोटी नदियाँ होती हैं, क्या इनको भी इस तरह साफ करना चाहिए। इनमें भी तो गंदगी हो जाती होगी, इनमें भी तो मछलियाँ होती हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी जीविका लेते हैं, जीवित रहते हैं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं। तीन तरह से हमने डिवाइड किया बच्चों, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स। ओके, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। हमने जो पहले इकोसिस्टम बनाया है खुद जीविका चलाने वाला खुद से, तो उसको याद करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक मोड, को इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर है, स्टार्च है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये सभी ने बच्चों पढ़ी हुई है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कौन रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे प्लांट्स बनाते हैं आपका ग्लूकोज
प्लस आपका ऑक्सीजन प्लस वाटर देते हैं, ठीक है ना। CO2 का यूज़ करते हैं और O2 हमारे लिए छोड़ देते हैं। सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। All green plants and certain blue green algae which can produce food by photosynthesis come under this category and are called the producers। तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे। एल्गे समझते हो बच्चों क्या होता है? जो ये आपके तालाब होते हैं, कुएं वगैरह होते हैं, कई बार देखिए आपने काई लग जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की, हम बोलते हैं काई, बिल्कुल एक लेयर सी बन जाती है उसके ऊपर, मतलब ऐसा लगता है कि पैर डालते हैं हमारा पैर इसमें धंस जाएगा, उसको बोलते हैं काई, उसको वो होता है बच्चों एल्गे। इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। ये अपना खाना खुद से क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। दिस ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या है बच्चे? जिन्होंने खाने को प्रोड्यूस किया खुद के लिए खुद से। अब कंज्यूमर क्या है बच्चों? जो खाने का यूज़ कर रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली डिपेंड है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड है, या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड है, किसी और चीज़ के थ्रू वो खाना ले रहे हैं, तो उन सबको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर होता है यूज़ करने वाला। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली। हम कंज्यूमर को बांट भी सकते हैं बच्चों, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। ये सब आप बहुत बार पढ़ चुके हो। कौन जो मांस खाता है उसको कार्निवोरस, और जो मांस और ये पेड़ पौधे दोनों चीज़ें खाता है ओमनीवोरस, एंड जो सिर्फ प्लांट्स ही खाता है, मतलब जैसे हम जो वेजिटेरियन होते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर? क्या हम कंज्यूमर की जो भी आपने ये 4-5 कैटेगरी बताई हैं इनके लिए एग्जाम्पल बता सकते हो हर के लिए? अब आगे क्या बोल रहे हो बच्चों? इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। ऐसा सोचो कि आपने जो एक्वेरियम बनाया था घर पे उसको साफ नहीं किया और कुछ फिश और प्लांट्स मर चुके हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस? क्या होता है जब एक ऑर्गेनिज्म डाई, एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या करता है? जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? जो भी डेड रिमेन होता है या वेस्ट बचता है मरने के बाद उन ऑर्गेनिजम्स का, उनको क्या करते हैं? तोड़ देता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर। ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, बड़ी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर वन में, छोटे कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उनका नाम क्या है बच्चों? ये क्या है? ये डीकम्पोजर है, राइट। दैट गोइंग टू द सोइल एंड आर यूज अप। फिर अगर मिट्टी में जाने के बाद, खाद बनने के बाद कौन यूज़ करता है? प्लांट से यूज़ करते हैं। वट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट इन देयर एब्सेंस? अगर ये ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, तो उनके एब्सेंस में क्या होगा? जो भी गंद है या मरे हुए कोई भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मरे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या होगा? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो इनको कौन तोड़ेगा? विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर नॉट देयर? क्या नेचुरली भी मिट्टी में इनकी खाद बनती रहेगी? ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर में ये कन्वर्ट होते रहेंगे, जो भी डेड चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ों में, मतलब जैसे होता है ना कि मरने के बाद इनकी अपने आप डिकम्पोज क्या हो जाएंगी? अगर ये डिकम्पोजर्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया थे, ये यहाँ पे ना हो तो क्या होगा? तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है। वाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड डू अदर्स बट वुड हैव हैपेंड अदरवाइज। जब एक्वेरियम बनाते हो कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ऐड नहीं करना चाहिए, ऐसा प्लांट या एनिमल उसमें ऐड नहीं करना चाहिए जो एक दूसरे को खा जाए। अगर बच्चों फिश से ऐसी कोई चीज़ ला दे जो उस फिश को ही खा जाए तो क्या फ़ायदा? फिर सब मर जाएंगे। मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ इच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जो हमने ग्रुप पढ़े हैं ना अभी, पैरासाइट्स एंड ऑल, ये सब कैसे दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, जो आपने कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर पढ़े हैं। राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ हु ईट्स हुम एंड फॉर्म ए चैन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप। 3 स्टेप की चैन बनाओ, कौन किसको खाता है। लाइक फिश को कौन खा रहा है, फिर उसको कौन खा रहा है। सोच के देखो बच्चों 3 ऐसे कौन से एक्वेटिक, पानी में, ऐसे नहीं फिश को लाइन खा रहा है ऐसे लिख दो आप, ओके। तो पानी में लिखना है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वुड यू कंसीडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस? वाई नॉट? इन तीनों में से आप सोच सकते हो कोई भी ऐसा ग्रुप जो आप जो इंपॉर्टेंस का हो, ठीक है, ऐसा क्यों और क्यों नहीं, तो इसके बारे में आपने सोचना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी था बच्चों, एक पार्ट हमारा ख़त्म हो गया इन आवर इन्वायरमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर, इसी चैप्टर का पार्ट 2 एंड होप्स तो हम सेकेंड वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे, 2 ही वीडियोज़ में इस चैप्टर को कवर कर देंगे, ओके। तो अच्छे से पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके बच्चों। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।